तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ हेलो, आवाज आ रही है? स्टार्ट किया जाए। तो यहां से T2 का वैल्यू पुट किए पावर का फॉर्मूला में, तो इक्वेशन मिला। यहां से अगर कॉमन ले ले T1 का वैल्यू, T1 कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर म्यू थीटा इंटू बी। अब इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू आया T1 इंटू सी इंटू भी। यहाँ पे लेट C इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है इसलिए C लिख दी डायरेक्ट। अब यहां से पावर का इक्वेशन है। अगर T1 कितना होगा, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट करें, रोटेट कर रहा है तो इस बेल्ट के ऊपर, बेल्ट का अपना कुछ मास होगा, इस मास के चलते सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा इस पे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके चलते जो टेंशन लगता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC, उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर। mv स्क्वायर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, TC इक्वल टू mv स्क्वायर। तो बताइए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब अप्लाई करेंगे तो ये इस T1 का वैल्यू, अगर मान ले कि मैक्सिमम टेंशन इधर T लग रहा है, कब, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट कर रहे हैं तब। उससे पहले तो मैक्सिमम टेंशन क्या है, टाइट टेंशन। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट नहीं करते हैं उस समय मैक्सिमम टेंशन मेरा T1 है, बट अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट करेंगे तो उस मैक्सिमम टेंशन को यहां बोलते हैं T है, और ये T का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 टाइट साइड टेंशन अब प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेंशन है। कब, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट किए तब। उससे पहले मैक्सिमम टेंशन में मेरा टाइट साइड टेंशन था, बट अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट करेंगे उसको मैक्सिमम टेंशन को T बोल दे रहे हैं, और T किसके बराबर हो जाएगा, टाइट साइड टेंशन प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इधर भी टेंशन बढ़ जाएगा, क्या जाएगा T2 प्लस TC, बट हमको मैक्सिमम यूज करना, इसलिए लिख लें T इक्वल टू T1 प्लस TC। तो T1 इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, T माइनस TC। अब इस T1 का वैल्यू को यहां पुट करेंगे, बट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से T1 इक्वल टू T माइनस TC, और TC का वैल्यू क्या होता है, mv स्क्वायर। तो यहां से टाइट साइड टेंशन का वैल्यू क्या आ गया, T माइनस mv स्क्वायर। इस T1 का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा है। अब इस T1 का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, T माइनस mv स्क्वायर इंटू C इंटू V। एक पावर का इक्वेशन है। अब फॉर मैक्सिमम कंडीशन, हमको कंडीशन निकालना मैक्सिमम का, कंडीशन dp डिफरेंशिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू v, और इसको 0 से इक्वेट कर रहा है, तो हमको जो मिलेगा वो मैक्सिमम कंडीशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इक्वेट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, c तो कांस्टेंट है, v से जब मल्टीप्लाई करेंगे tv, और साथ में डिफरेंशिएशन भी कर देना है dv, माइनस m कांस्टेंट है तो dvq बाई dv। अब एक बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे मैक्सिमम कंडीशन के लिए।
0 C, ये तो 1 हो गया वैल्यू, माइनस m, इसको सॉल्व किया क्या 3v²। अब c को इधर भेजते हैं 0/c 0 ही रहेगा, t माइनस 3mv², दैट मीन्स t इज इक्वल टू mv²। और mv² क्या था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। mv² क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो लिख सकते हैं इसको T इज इक्वल टू 3Tc। तो क्वेश्चन तो यहां सॉल्व हो गया, बट अगर पूछ ले कि वेलोसिटी कितना रखे मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू T/3m²। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का रिलेशन क्या है, चाहे मैक्सिमम कंडीशन के लिए कि वैल्यू कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, तीन गुना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ तो वही बोल रहा, ऑप्शन नंबर सी होगा, थ्राइस द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। वही नहीं क्वेश्चन आया था यहां से, यहाँ पे जो आया था T इज इक्वल टू 3Tc, वही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं पे डाउट है तो पूछिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The rack is great of infinite। क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ डाउट है, इसको देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा लग रहा है कुछ गलत है इसमें, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, द मॉलिक्यूलर काइनेटिक, अच्छा अभी तो बताया था मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गैस का था ना 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें हम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जीरोथ लॉ पूछे तो टेम्परेचर के बारे में है, फर्स्ट लॉ बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन है, और सेकेंड लॉ से पूछे तो बोलेंगे इंट्रोपी है। तो इससे क्वेश्चन एक आएगा, ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट लॉ में सिंपल सा बात है कि किसी सिस्टम में हम क्या करते हैं, सराउंडिंग से जितना हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम भी सराउंडिंग पे उतना ही वर्क करे, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ही हो रहा है, या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा, तो एनर्जी के बारे में। हाँ 73, थोड़ा ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 73 पे, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बात कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, और गैस लॉ क्या था, PV⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है गैस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहां पर रिलेशन पूछ रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, तो डेवलप करते हैं।
क्या होगा, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा सॉल्व करते हैं तो होगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां से P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 टू द पावर होल गामा। तो ये रिलेशन आ गया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। हमको निकालना है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, तो इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर लेते हैं। तो गैस जनरल कंडीशन क्या है गैस का, PV इज इक्वल टू MRT। तो लिख सकते हैं PV बाई T इज इक्वल टू MR, और MR क्या है, कांस्टेंट, मास और गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। ये किसी भी पार्टिकुलर के लिए नहीं है कि ये एडियाबेटिक है या आइसेंट्रोपिक है या बोलो कि आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, किसी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, जनरल कंडीशन लिखे हैं। अगर बोलते हैं कि आइसोथर्मल तो टेम्परेचर को करते कांस्टेंट, अगर बोलते हैं आइसोबारिक तो प्रेशर को कांस्टेंट करते, अगर आइसोकोरिक होता तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करते, बट हम यूज कर रहे हैं अभी जनरल कंडीशन। तो MR क्या है, कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं इसको P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हमको सॉल्व करना है V1 बाई V2 का वैल्यू लाना है। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। इस इक्वेशन में V1 बाई V2 को रिप्लेस करना है, तो निकालते हैं V1 बाई V2। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, निकालना V1 बाई V2। तो V1 अपॉन V2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा P2 अपॉन P1 इंटू T1 अपॉन T2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, सॉरी 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से मिलेगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इंटू T1 अपॉन T2 टू द पावर गामा। अगर गामा को इसे डायरेक्ट भेज दें तो P2 अपॉन P1 का पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का पावर 1 इंटू T1 अपॉन T2। अब ये डिवाइड में आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, बट यहां हमको सॉल्व किसे करना है, सॉल्व करना है हमको T2 अपॉन T1। मिल के आ गया T1 अपॉन T2। तो दोनों साइड लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे इसको एक्सचेंज करेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, 1 बाई गामा माइनस 1। निगेटिव साइन क्यों आया, यहाँ दिख रहा है ना T1 अपॉन T2 और यहाँ लिखा है T2 अपॉन T1, तो एक्सचेंज किया इसलिए पावर क्या निगेटिव में चला गया। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई गामा। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ऑप्शन नंबर सी 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74 जीरोथ लॉ टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो सेकेंड लॉ किससे होगा, अभी तो पता है, इंट्रोपी से। क्वेश्चन नंबर 75 गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, तो गिव्स जो फ्री एनर्जी है उसका इक्वेशन देखते हैं थोड़ा सा। गिब्स इक्वेशन क्या है,
G इजकल टू H माइनस T, कैसे होता है TDS बोला जा रहा है, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी TDS। ये है गिब्स इक्वेशन, गिब्स फंक्शन H इजकल टू T इंटू DS। ये गिब्स फंक्शन का नीड क्यों पड़ा, तो ये दिखाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन शो करता है गिब्स इक्वेशन। जैसे फेज में स्टेबिलिटी वगैरह चेक करना होता है तो वहां पे हम लोग अगर इंट्रोपी को कंसीडर करते हैं फिर भी हर केस में नहीं हो पाता, इंथैल्पी करते हैं फिर भी हर केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इसलिए नया इक्वेशन बना था, गिब्स फंक्शन अपना दिया था इंथैल्पी। H क्या है इंथैल्पी, T टेम्परेचर और DS क्या है इंट्रोपी। तो गिब्स फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इंथैल्पी, टेम्परेचर और इंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां से आपसे इस क्वेश्चन का तो आंसर यहां से कंप्लीट हो जाएगा, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंट्रोपी, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गिब्स फंक्शन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव होता है, एक होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करे, और ये होता है जो मास पे डिपेंड करे। तो जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी मास पे डिपेंड करता है, इंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करता है, इसलिए गिब्स फंक्शन भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर, एक ऐसा प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। एक होता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बॉयल्स लॉ करता है, जैसे मान ले गैस के ऊपर अंडा भी बॉयल करना हो, सपोज दैट, तो एक बार कुकर में रख दिए, चावल बॉयल करना तो उसे रख देते हैं, और रेगुलेट नहीं करते हैं कि कभी टेम्परेचर बढ़ा दिए कभी घटा दिए, ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो उससे आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बॉयल्स जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उस स्टेटमेंट से कोई लॉजिक नहीं है, याद करने का तरीका होता है कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अगर इसको हम रिलेट करें गैस इक्वेशन से, तो PV इजकल टू MRT होता है, और इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस PV इजकल टू कांस्टेंट, मतलब P इजकल टू C बाई V, मतलब प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। अब यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेक करते हैं क्या है। तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, नहीं, गलत हो गया। प्रेशर, ये भी गलत हो गया। टेम्परेचर, constant temperature condition, the product of pressure and volume of a given mass and gas, अच्छा गैस always constant। इस प्रोसेस में तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगता है, थोड़ा डी पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम, द मास ऑफ द गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा यहां बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास of a gas held at constant temperature is directly proportional to the pressure। तो वॉल्यूम डायरेक्टली है, नहीं है, इनवर्सली है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां से देखिए PV इजकल टू जो C लिखे हैं वो AMR के सेंस में पूछ रहा है, क्योंकि C किसके बराबर है, AMR का, T तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से वही पूछ रहा है, यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्लियर होगा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बॉयल्स में। कंडीशन दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा इस स्टेटमेंट में बस कुछ नहीं है, जैसे बॉयल्स में बोले कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में बोले प्रेशर कांस्टेंट होता है, इस तरह इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और कुछ नहीं, सिंपल सा बस। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक भी बोलते हैं, बट यहाँ पे कुछ और लॉ दिया हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक कांस्टेंट वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, एक आएगा चार्ल्स लॉ, वो प्रेशर को इंडिकेट करेगा। सिंपल सा है। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कीजिए इसी इक्वेशन में, पीवी इक्वल टू एम आर टी, तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, तो गैस इक्वेशन है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी पी बाई टी इज इक्वल टू एम आर बाई वी, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, या बोले कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये तो गलत हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 इज इक्वल टू P3 T3, ये चलेगा ना। सॉल्व करेंगे तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू लिखते हैं T1 बाई T2, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो रॉन्ग हो गया, इसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आया था ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना। P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यानी P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, A1 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अच्छा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा जा रहा है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो वॉल्यूम के सेंस में लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और यहाँ पे आइडियल गैस का पूछ रहा है, तो आइडियल से तो डिवाइड करते हैं। अगर हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना होगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। तो ये हमेशा जेड जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है फॉर एनी गैसेस, मतलब बात करें परफेक्ट गैस का। लेकिन यहाँ पे जो है आइडियल, मतलब वो भी क्या ऊपर वाला भी क्या आइडियल ही है, और आइड कैंसिल हो जाएगा ना, वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। अब स्टेडी स्टेट में होता क्या, जैसे फ्लूइड के अंदर ही पढ़ते थे हम लोग स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या होता था, यहाँ हीट के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, कांस्टेंट हीट फ्लो रेट हो जाएगा ना, कांस्टेंट हीट फ्लो रेट, दैट इज हीट फ्लो रेट इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। तो स्टेडी फ्लो वही ना होता है तो जो टाइम पे डिपेंड नहीं करे, मतलब कांस्टेंट रहे हर चीज। तो यहाँ पे हीट के सेंस में बोल रहा, इसलिए हीट ले कांस्टेंट हीट फ्लो रेट है जो वैरी नहीं करेगा। तो वैरी नहीं करेगा टाइम के साथ, मतलब टाइम से क्या है इंडिपेंडेंट है। टाइम के साथ कोई चीज वैरी कर रहा है मतलब टाइम पे डिपेंड है, और टाइम पे अगर वैरी नहीं कर रहा है मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट है। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज बोथ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब जहरीला भी नहीं हो और ज्वलनशील भी नहीं हो, ऐसा रेफ्रिजरेंट जो टॉक्सिक नहीं हो, जहरीला नहीं हो, और जिसमें आग भी नहीं पकड़े, उस ग्रुप को फाइंड आउट करना है। तो अमोनिया तो टॉक्सिक होता है। अच्छा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट अगर थोड़ा सा फ्रीज पे चले कि कैसे वर्क करता है, अगर उसमें थोड़ा सा बात करें तो चेंबर एक होता है इवोपरेटिंग चेंबर, दूसरा कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, अगर तीसरा कंपोनेंट का बात करें ये होता है कंडेंसर। तो समझ लीजिएगा, कंडेंसर। और चौथा कंपोनेंट यहाँ पे एक रिसीवर भी रहता है, बट रिसीवर का कोई काम रोल नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं।
चौथा यहाँ एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंडर लगा था, तो ये 4 कंपोनेंट मेन होता है। तो बेसिकली यही 4 कंपोनेंट होता है। ये होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर, इवोपरेटर, जिसमें हम लोग स्प्राइट वगैरह जो रखते हैं, जिसको ठंडा करना है जो भी सामान को, वो इवोपरेटिंग चैम्बर में हम लोग रखते हैं। और देखिएगा फ्रिज के पीछे इस तरह बड़ा सा क्वाइल बना होगा, ये मेरा कंडेंसर है, मतलब ट्यूब रहता है ना, एक्चुअल में लाइन नहीं है, ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, जिससे क्वेश्चन पूछा गया। तो रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसका लो बॉइलिंग टेम्परेचर और लो मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होना चाहिए और फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। एक ऐसा एलिमेंट उसमें यूज करेंगे जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर है और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग हो गया और बॉइलिंग 30 डिग्री सेल्सियस बोल रहे, मतलब लो बॉइलिंग टेम्परेचर और लो फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए। प्रॉपर्टी होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। काम कैसे करता होगा, तो मान लेते हैं कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट, यहां से स्टार्ट करता है इवोपरेटर से, इसमें जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है अभी जो है लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ रहा है, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कहा गया, इवोपरेटर के अंदर, और इवोपरेटर का इसका टेम्परेचर कम है, और इवोपरेटर के अंदर जो हम जिस एरिया को ठंडा करना है उसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका टेम्परेचर कम करना है, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, रिसीव करना शुरू करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। तो हीट जब रिसीव करना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट रिसीव करते करते वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से इंटर किया, इवोपरेटर में जो इंटर किया वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, और इवोपरेटर से जो एग्जिट कर रहा है ना वो वेपर फॉर्म में चेंज होकर रेफ्रिजरेंट निकल रहा है। हीट रिसीव किया और बोले कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, तो जैसे जैसे हीट रिसीव किया वो वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। और वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ गया, कंप्रेसर में, और कंप्रेसर में उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर, मतलब उसका प्रेशर बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, किसका, जो वेपर रेफ्रिजरेंट आया यहां से वेपर ही निकल रहा, वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज कर, कौन किया, कंप्रेसर। बस कंप्रेसर का इतना ही काम है कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वेपर फॉर्म में उसका प्रेशर इंक्रीज कर दो। अब हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कहां जा रहा है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर जो फ्रिज के जो पीछे जो लगा हुआ है ना कॉइल, वहां पे पहुंच गया, और वहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर, अब इससे तो गर्म ही है ना, इससे क्या है, ठंडा होगा एटमॉस्फेयर, और हीट अपना क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। कौन सा हीट, लेटेंट हीट। और हीट डिस्चार्ज करते करते जो वेपर रेफ्रिजरेंट था हाई प्रेशर पे, कंडेंसर क्या करेगा, उसको लिक्विड में चेंज कर देगा, लेकिन प्रेशर हाई ही रहेगा। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में चेंज किया, कौन, कंडेंसर, और कहां भेज दिया, एक्सपेंडर में। और एक्सपेंडर क्या करेगा, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे कुछ अगर वेपर मॉलिक्यूल्स बच गया होगा तो यहाँ पे जब प्रेशर कम करेगा तो ऑटोमेटिक लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और वो लिक्विड, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर जाएगा इवोपरेटर में, हीट रिसीव करेगा, हीट रिसीव कर वेपर मिलेगा, वेपर से कहां जाएगा, कंडेंसर में, सॉरी कंप्रेसर में, कंप्रेसर कंप्रेस्ड करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, फिर जाएगा एक्सपेंडर में। इसी तरह बार बार रिपीट होता रहा, ऐसे ही काम करता है फ्रिज में। ठीक है, अगर कहीं से लीकेज हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बाहर हो जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं है, तो अमोनिया तो जहरीला है, तो इसे ऑप्शन गलत हो गया, जिसमें जिसमें अमोनिया तो गलत हो गया। CO2 एंड, अब देखिए यहाँ ऑप्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर सी में CO2 और फ्योन, आजकल तो फ्योन यूज करते हैं, और CO2 को अब नॉर्मल CO2 है, अगर हाईली कंसंट्रेट कर देंगे तब तो जहरीला हो जाएगा,
अगर हाईली कंसंट्रेट नहीं है, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो अभी CO2 है ना, तो जहरीला नहीं है या आग लगने वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हाईली कंसंट्रेट कर देंगे दोनों को भी, तो ये टॉक्सिक बन जाएगा, ये भी जहरीला ही बन जाएगा। बट इनफ्लेमेबल है, जलनशील नहीं है। अमोनिया तो टॉक्सिक होता है, तो गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी तो अधूरा लग रहा, तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी को ही यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए। अब तो लगभग आप लोग का एग्जाम है 3 तारीख को, नजदीक पहुंच चुके हैं, मंजिल नजदीक है, और अभी से जो कर रहा है प्रिपरेशन, थोड़ा सा और उसको तेज कीजिए और धैर्य बना के करते रहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। कहीं पे कुछ डाउट है अभी तक जितना भी डिस्कस किए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग को डाउट नहीं है ऐसा मान लेते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81, स्ट्रोक ऑफ एन आईसी इंजन इक्वल टू। अब बात करिए स्ट्रोक, और तो अगर हम बात करें 4 स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक कैसे काम करता है, पहले स्ट्रोक बोलते किसको है उस पर आता है। एक रफली फिगर बनाते हैं, सिलेंडर है मान लीजिए, सिलेंडर, और पिस्टन मूव करेगा, टॉप पोजीशन पे पिस्टन है, मूव करके जब आएगा तब बॉटम पोजीशन पे आएगा, इसलिए बोलेंगे इसको TDC, टॉप डेड सेंटर, यहाँ बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर है। सेंटर लाइन थोड़ा ड्रॉ कर दें, ये जो है क्रैंक शाफ्ट है और कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होगा, तो पोजीशन कहीं पर भी होगा, मान लें यहाँ पे अभी इनिशियल पोजीशन है ये वाला, इस पोजीशन पे सेकेंड वाला पोजीशन, पिस्टन टॉप पे ही है, बॉटम पे नहीं आया हुआ, और क्रैंक रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगा, जैसे जैसे क्रैंक रोटेट करेगा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। अभी मान लेते हैं पिस्टन टॉप पे है, तो पिस्टन जब क्रैंक रोटेट करना शुरू करेगा तो पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा। बॉटम पोजीशन पे कब आएगा, जब 180 डिग्री रोटेट कर लेगा क्रैंक, तब ये टॉप से कहां पहुंच जाएगा, बॉटम पे पहुंच जाएगा। अब इसी में दोनों फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, अलग से बनाना ज्यादा सही होगा, बट समझ लीजिए दोनों के समझा रहे हैं। टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है, तो क्रैंक अगर मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री जब रोटेट करेगा उस समय पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा, तो बोलेंगे एक स्ट्रोक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जब टॉप से बॉटम की ओर आएगा, जब पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा, जब कंप्लीट करेगा टॉप से बॉटम जब आएगा, क्रैंक शाफ्ट जब 180 डिग्री रोटेट करेगा तो पिस्टन टॉप से बॉटम आएगा, तो बोलेंगे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक बोलेंगे, इसको एल से दिखाते हैं स्ट्रोक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्ट्रोक ऑफ एन आईसी इंजन इक्वल टू, तो स्ट्रोक किसके बराबर हो जाएगा, कितना रोटेट किया, तो एक रेडियस इधर भी है दूसरा रेडियस इधर भी है, मतलब लेंथ जो है स्ट्रोक लेंथ जो है जनरली R+R के बराबर है डायमीटर ऑफ क्रैंक, या लिख सकते हैं 2 × R। तो ट्वाइस द क्रैंक रेडियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 स्ट्रोक में टोटल 4 स्ट्रोक का बात कर रहे हैं, मतलब सक्शन स्ट्रोक, दूसरा था कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, और चौथा एग्जॉस्ट।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सारा का सारा 180 डिग्री पे होगा, मतलब ये टोटल कंप्लीट करने में अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो टोटल हमको क्रैंक को कितना घुमाना पड़ेगा, 720 डिग्री। दैट मीन्स 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होगा, 2 बार घूमेगा तब जाके एक साइकिल कंप्लीट करेगा। एक साइकिल कंप्लीट करना मतलब एक बार पावर स्ट्रोक मिलना, ठीक है। और एक स्ट्रोक में कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री किसके बराबर होगा, तो ये डायमीटर ऑफ क्रैंक के बराबर होगा, और डायमीटर ऑफ क्रैंक ही स्ट्रोक लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। और जितना दूर पिस्टन का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। और यही स्विफ्ट वॉल्यूम का वैल्यू मेरे इंजन पे लिखा होता है। जैसे बाइक लिखा, बाइक पल्सर पे लिखा 200 सीसी, तो 200 सीसी जो लिखा हुआ है ये स्विफ्ट वॉल्यूम का वॉल्यूम है, मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। और स्विफ्ट वॉल्यूम सिलिंड्रिकल है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला π/4 d² इंटू एल हो जाएगा। और ए डी डायमीटर मतलब बोर है, ये जो इसका डायमीटर दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्रैंक का नहीं दिखा रहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये डायमीटर इसको बोलते हैं बोर। बोर नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। हम बोल रहे हैं अभी सब वही दिखा रहे, बाकी सब दिख रहा है ना, ठीक। हम बोले कि स्विफ्ट वॉल्यूम जो होता है ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, या πr² को लिख सकते हैं हम लोग π/4 d²। और पिस्टन का जितना मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक। तो हाइट यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया, तो यहां से क्या आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकला। और यही वैल्यू जितना भी आता है, अगर सपोज दैट 200 सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो लिखते हैं कि जो मेरा बाइक है वो 200 सीसी का है, ठीक है। अगर 4 सिलेंडर है तो कितना हो जाएगा, एक सिलेंडर का 200 सीसी। अगर 4 सिलेंडर है तो बोलेंगे 800 सीसी का मेरा कार है ओमनी, ठीक है। तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब किसका, जितना दूर पिस्टन मूवमेंट कर रहा है उतना ही दूर का वॉल्यूम। और यहाँ पे जो डी लिखे हैं डायमीटर ऑफ क्रैंक है, डी आर कर देते हैं, ए आर करते हैं, ये डायमीटर ऑफ क्रैंक है। और यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है और बोर है, डाया बोर, खाली बोर भी बोल सकते हैं, सिलेंडर का डाया। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए, ट्वाइस द क्रैंक रेडियस। Which types of engine most car हैविंग। तो कार वगैरह में आजकल 2 स्ट्रोक में बैन हो गया है ना, तो सारा का सारा 4 स्ट्रोक ही इंजन होता है। जितना भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, बाइक हो चाहे कार हो, सब का सब क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक पे बैन हो गया। बैन के पीछे कारण था कि पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था, माइलेज भी कम था, पॉल्यूशन ज्यादा करता, इसलिए सरकार उसको बैन कर दी। तो 2 स्ट्रोक का, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक बैन है, 4 स्ट्रोक ही रहता है हर जगह, हर इंजन में 4 स्ट्रोक यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट, अच्छा तो लुब्रिकेंट मेन पर्पस क्या होता है, इंजन ऑयल बोलते हैं ना, इंजन ऑयल भी लुब्रिकेंट ही है। जैसे मोबिल क्या है, लुब्रिकेंट ही है। तो उसका मेन काम क्या है, हीट एब्जॉर्ब करना। जो इंजन के अंदर जो हीट डेवलप हो रहा है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर इंजन में मोबिल नहीं रहेगा, अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इंजन सीज हो जाएगा। सीज हो जाएगा मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, सिलेंडर पिस्टन में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और डिफॉर्मेशन आएगा तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट जो हो रहा हो सही से नहीं हो पाएगा, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो बोलेंगे कि इंजन सीज कर गया। तो सीज करने का ओनली वन कारण होता है कि वो बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो गया उसके अंदर, और हीट एब्जॉर्ब करने के लिए लुब्रिकेंट नहीं है वहां पे। तो लुब्रिकेंट का मेन पर्पस हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करना, दूसरा सीलिंग प्रोवाइड करना, तीसरा फ्रिक्शन रिड्यूस करना। ये सब लुब्रिकेंट का पर्पस होता है। तो मोबिल किससे बनता है, मिनरल ऑयल से ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल वेरिएंट, अब दे सबसे अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट,
इसको याद कर लीजिएगा, सिविल मैकेनिकल दोनों का काम है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, तो सबसे अधिक क्लोरोफिक वैल्यू कौन देगा? एंथ्रासाइट देगा। क्वेश्चन नंबर 85, थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड फॉर स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन, स्टीम पावर प्लांट, तो रैंक ही नहीं होगा। स्टीम मोड जहां भी आता सारा का सारा रैंकिंग साइकिल पे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको तो समझाया है रैंकिंग साइकिल कैसे काम करता है, क्या होता है, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 86, द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन इज जनरली, सॉरी ठीक है, द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन इज जनरली, क्या क्वेश्चन है? द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन इज जनरली, कूलिंग का बात कर रहा है ना, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, बट कूलिंग करने के लिए उसका ये जैकेट यूज करते हैं। क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन इज जनरली, तो ऑप्शन नंबर सी ही लिख रहा है, जैकेट ही होता है, स्टीम जैकेट होता है, लेकिन वाटर जैकेट होना चाहिए। क्वेश्चन कूलिंग के लिए बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में क्या है। क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर 11 के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और थोड़ा आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और रिजल्ट दीजिए, कोचिंग का भी और अपना भी नाम रोशन कीजिए, सब जरूरी है, रिजल्ट होना चाहिए। और फोकस्ड रहिए, जो भी डाउट है डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तो ऑनलाइन में हम लोग अवेलेबल है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अवेलेबल है। और आप लोग अपना इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से अचीव कीजिए और लीजिए, जॉब लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर चुके थे। तक कंप्लीट हो चुका था। अब आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। तो स्टार्ट किया जाए, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या, द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, तो बात पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, गैस का काइनेटिक एनर्जी, तो गैस का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फिजिक्स का एक्चुअल में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 3/2 K इंटू टी, और K कांस्टेंट है यहाँ पे, वोल्टमेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 50, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो सबको याद होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, और मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, इसलिए केजी पर मीटर क्यूब। इसको मास डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी को हम लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रेशर इंक्रीज ऑफ सैचुरेशन
टेम्परेचर ऑफ द वेपर। अगर किसी वेपर का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो हम जानते हैं पीवी इजकल टू एमआरटी होता है, और दिख रहा है प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में है, इसलिए अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन। तो पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है? तो ऑटो साइकिल पे काम करता है पेट्रोल इंजन। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। ऑप्शन नंबर ए में जूल साइकिल है, बी में है रैंकिन साइकिल, और सी में कार्नोट है, और डी में ऑटो है। तो इसके लिए ऑटो साइकिल ही होगा पेट्रोल के लिए, और डीजल के लिए डीजल साइकिल रहता है। अगर थोड़ा ऑटो साइकिल का बात कर रहे हैं तो पीवी डायग्राम क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट का एडिशन होता है और रिजेक्शन होता है। पेट्रोल के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन होगा, और ये दोनों क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एक कंप्रेशन है, दूसरा क्या एक्सपेंशन है। अगर इसको 1 2 3 4 से दिखाएं तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 में क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 से 4 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और 4 से 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। अगर थोड़ा बात कर ले इसका टीएस डायग्राम का, तो 2 से 3 में क्या, इंट्रोपी कांस्टेंट है ना, एडियाबैटिक है तो इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। वन टू थ्री फोर, क्या दिख रहा ना, S1 इज इक्वल टू S2 है, और यहाँ S4 इज इक्वल टू S3 है, और ये दोनों प्रेशर यहाँ पे क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ कंप्रेशन हो रहा तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये टीएस डायग्राम है, दूसरा पीवी डायग्राम है। इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - 1 बाई आर टू दी पावर गामा -1 होता है। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। गामा इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी, और गामा का वैल्यू 1.4 होता है फॉर एयर। जब एयर यूज करते हैं उसमें गामा का वैल्यू 1.4 होता है। आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम यानी क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट मींस 1 प्लस VS बाई VC। और कंप्रेसर रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगा, और लगभग इसका 8 to 9 रहता है, मतलब कंप्रेशन रेशियो फॉर ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल के लिए 8 to 10 रहता है कंप्रेसर रेशियो का वैल्यू। यहां से भी कभी क्वेश्चन पूछ देता, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पेट्रोल के लिए ऑटो साइकिल, कार्नोट तो क्या हाइपोथेटिकल है, और रैंकिन था उधर, इस ऑप्शन नंबर बी में रैंकिन था तो ये स्टीम इंजन के लिए था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, द साइलेंसर ऑफ आईसी इंजन। तो साइलेंसर क्या करता, रिड्यूस करता नॉइज को। क्वेश्चन नंबर 54, अच्छा साइलेंसर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, BS4 आया, फिर BS6 आया, ये सब क्या करता, तो मेन साइलेंसर में मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे BS4 जब आया था, BS मतलब भारत स्टेज। अगर हम बाइक का बात करें, चाहे इंजन का बात करें, कार का, तो आजकल BS का सीरीज चल रहा है। अभी BS6 लॉन्च हुआ है, अभी प्रेजेंट में जो है BS6 है। तो B4 भारत और S4 स्टेज, तो भारत स्टेज 6 चल रहा है। इससे पहले जो आया था भारत स्टेज 4 आया था, उसमें क्या किया गया था, साइलेंसर में मॉडिफिकेशन किया गया था मेनली। उसमें लगाया गया था कैटालिक कन्वर्टर। मतलब पहले क्या था कि जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा था पेट्रोल से, उसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन निकल रहा था। तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही
ज्यादा हार्मफुल था, तो उसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर दिया गया H2O और CO2 में, तो उसके लिए कैटालिक कन्वर्टर लगाया गया। तो साइलेंसर में ही मॉडिफिकेशन किया गया था, लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस क्या है साइलेंसर का, तो नॉइज को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 54, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल प्लांट, तो थर्मल प्लांट जो है, थर्मल मतलब हीट वाला, हीट नहीं, स्टीम प्लांट के बारे में बात कर रहा है, और स्टीम प्लांट रैंकिन साइकिल पे काम करता है, और इसके बारे में सारा डिटेल वाले बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा देख लीजिए रैंकिन साइकिल क्या था। प्लांट का लाइन स्केच देखते हैं, थोड़ा स्केच बनाते हैं प्लांट का। बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम कहाँ जाएगा, टरबाइन के अंदर, और टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में, और कंडेंसर से जो स्टीम, जो लिक्विड निकलेगा वो कहाँ जाएगा, पंप में, फीड पंप में। तो यह लाइन डायग्राम पावर प्लांट का, टरबाइन है, बॉयलर, कंडेंसर और पंप है, फीड पंप। तो पहले क्या करते हैं, फीड पंप से बॉयलर के अंदर वाटर फीड किए, वाटर में क्या हीट सप्लाई करेंगे बॉयलर में, और हीट जब सप्लाई करेंगे तो बॉयलर उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और नोजल के थ्रू जाएंगे टरबाइन पे। टरबाइन जब रोटेट करेगा तो हमको यहाँ से वर्क मिलेगा, टरबाइन वर्क, और वही स्टीम कहाँ जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर वेपर से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, उस लिक्विड को फीड पंप को सप्लाई करेगा, और फीड पंप बॉयलर को सप्लाई करेगा। सर्किट रिपीट होता रहेगा। अब इसी के बारे में हम लोग रैंकिन, इसी को जब एनालिसिस करने गए तो रैंकिन साइकिल आया। इसी में बनाया था रैंकिन साइकिल, टीएस डायग्राम। नेमिंग करते हैं, 1 से 2 में लगा हुआ है टरबाइन, 2 से 3 में कंडेंसर लगा हुआ, 3 से 4 में पंप लगा हुआ, फिर 4 से 1 में बॉयलर लगा हुआ। तो बॉयलर में जो जाएगा वो किस में जाएगा, लिक्विड, लिक्विड जाएगा। तो इधर लिक्विड रीजन है, इधर लिक्विड रीजन है, वेपर रीजन है, और यहाँ लिक्विड प्लस वेपर रीजन है इसके अंदर। तो जब बॉयलर में जो जाएगा लिक्विड, बॉयलर में जो वाटर जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में ही जाएगा, और लिक्विड फॉर्म से क्या करेगा, उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो हीट सप्लाई करेंगे तो उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। अब डिपेंड करता है कैसा स्टीम बना रहा, अगर सुपर हीटेड स्टीम है तो यहाँ तक जाएगा, अगर ड्राई स्टीम है तो इस पॉइंट तक रहेगा, अगर वेट है तो यहाँ तक, वेट स्टीम की बात करें तो ये जो दिख रहा है यहाँ से 4 से 1, पूरा का पूरा क्या बॉयलर है। बॉयलर के बाद कहाँ जाएगा, टरबाइन में। टरबाइन में जाने के बाद टरबाइन से टकराएगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाएगा। अब जैसा स्टीम रहेगा, ड्राई स्टीम है तो इस पॉइंट से आएगा, वेट स्टीम है तो यहाँ से आएगा, सुपर है तो इस पॉइंट से आएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर उसको क्या करेगा, कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर फीड पंप सप्लाई कर देगा बॉयलर को। तो जो भी वर्क हो रहा है कांस्टेंट इंट्रोपी पे हो रहा है, और यहाँ बॉयलर के अंदर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ क्या शो कर रहा है, इंट्रोपी कांस्टेंट है। तो यही रैंकिन साइकिल है, क्रिटिकल पॉइंट है जैसा रहे। तो पावर प्लांट के लिए हम लोग रैंकिन साइकिल लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट बोले पावर प्लांट, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग। अब बॉयलर के ऊपर क्या क्या लगा रहता है, तो दो चीज है, एक होता है एक्सेसरीज, दूसरा होता है माउंटिंग। तो जो लगा होता है बॉयलर के ऊपर उसको माउंटिंग बोलते हैं। अगर कोई बॉयलर होगा तो उसके ऊपर क्या क्या लगा होगा, स्टीम स्टॉप भाल्व लगा होगा, सेफ्टी भाल्व लगा होगा, वाटर लेवल देखने के लिए वाटर लेवल गेज लगा होगा,
ठीक है। ब्लो अप कॉक होगा, सफाई करने के लिए मैन होल लगा होगा। तो इस जो भी पार्ट लगा है बॉयलर के ऊपर उसको बोलते हैं माउंटिंग। और एक्सेसरीज क्या होता है, जैसे बॉयलर का इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं वो आता है सबका सब एक्सेसरीज में। जैसे इकोनोमाइजर का बात कर ले, प्री हीटर का बात कर ले, तो सबका सब क्या एक्सेसरीज है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया माउंटिंग, तो माउंटिंग क्या था, ये तो एक्सेसरीज है, सुपर हीटर भी एक्सेसरीज है और फीड पंप भी एक्सेसरीज है। तो सेफ्टी वाल्व ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, पावर कंजम्पशन, तो यहाँ पे P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n टू द पावर 3 एंड d टू द पावर 5 का। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n टू द पावर 3, मतलब n क्यूब। तो यहां पूछा गया है ना पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, क्यूबिक पावर इन आरपीएम। एन क्या होता है, आरपीएम, तो क्यूबिक पावर ऑफ आरपीएम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, आइसोट्रॉपिक है ना, आइसेंट्रॉपिक है, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन। अब आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ इनिशियली सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल। अब यहाँ बात कर रहा है आइसेंट्रॉपिक मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी यानी एडियाबेटिक के बारे में बात कर रहा है। और एडियाबेटिक का लॉ क्या होता है, अगर हम गैस इक्वेशन का लॉ देखें फॉर आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में गैस का लॉ क्या होता है, P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं होता। और यहां से पूछ रहा है कि गामा का वैल्यू इसमें क्या होगा, सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल में अप्रोक्सीमेटली बी गिवन इन द इक्वेशन। तो इसमें कौन सा लॉ सेटिस्फाई करेगा इसमें, इस इक्वेशन को, तो 1.3 होता है इसके लिए, गामा का वैल्यू 1.3 होता है स्टीम में। इस केस के लिए गामा का वैल्यू 1.3 होता है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। एयर के लिए 1.4 होता है, यहाँ स्टीम का बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 58, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। तो स्टेशनरी आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। हाँ, तो टेस्ट नंबर 10 है ना, 9 कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ऑफ अ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में देखना पड़ेगा पहले, स्टीम इंजन का कंस्ट्रक्शन थोड़ा देखते हैं कैसा होता, क्या होता, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टीम इंजन। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 था ना, यही स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन और आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, आईसी इंजन का जो 4 स्ट्रोक होता है, आईसी इंजन में जो अरेंजमेंट होता है उसमें और इस स्टीम इंजन में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये वाला मेरा क्रॉस हेड है, क्रॉस हेड है, और ये पिस्टन रॉड है, और यहां पे लगा हुआ पिस्टन। तो ध्यान रखिए, यहां से पूरा का पूरा क्या पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है, ये ग्रॉस हेड है।
ये तीनों का तीनों क्या फिक्स्ड है, मतलब तीनों में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। पहला चीज, ये तीनों बॉडी में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये वाला पोर्शन क्या है, क्रैंक रॉड, कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंक शाफ्ट है। अब क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो इसका पावर ट्रांसमिट होगा कनेक्टिंग रॉड में, और कनेक्टिंग रॉड ग्रॉस हेड के थ्रू, बोले ना पूरा का पूरा सिंगल बॉडी है, एक ही लिंक है। अगर दो लिंक के बीच कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, अगर मूवमेंट सेम है तो उसको सिंगल लिंक काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वही पूछा है कि ये क्या मतलब कितना लिंक है, इसका लिंक ही निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, पिस्टन, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड तीनों क्या है, रिजिड है, एक साथ फिक्स्ड है, तो इसको बोलेंगे सिंगल लिंक है। दूसरा लिंक कौन हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड, तीसरा रिंग क्रैंक, और चौथा जो दिख रहा है ना बॉडी फिक्स्ड है, जो या सिलेंडर बोले या जिसमें क्रैंक फिक्स्ड दिख रहा है। जितना भी फिक्स्ड होता है एक फिगर के अंदर या एक अरेंजमेंट के अंदर, जितना भी फिक्स्ड पार्ट होता है उसको सिंगल लिंक मानते हैं। तो ये जो फिक्स्ड बॉडी है या सिलेंडर है वो सिंगल लिंक हो गया, दूसरा लिंक क्रैंक हो गया, तीसरा लिंक कनेक्टिंग रॉड हो गया, और चौथा लिंक ये टोटल हो गया क्रॉस हेड, पिस्टन रॉड और पिस्टन। जब तक चार लिंक नहीं होगा उसमें मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक 4 चाहिए, तभी हम लोग पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, पिस्टन, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड सबका सब क्या है, सिंगल लिंक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन लिंक है। अब फिगर आप लोग देख लिए तो यहां से क्लियर हो गया कि स्टीम इंजन क्या है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता कि किसी भी आईसी इंजन के अंदर पिस्टन रॉड और पिस्टन, तो पिस्टन रॉड और पिस्टन दो लिंक हो जाएगा, दोनों में रिलेटिव मोशन होता, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को, यहां पे सिंगल लिंक है। क्वेश्चन नंबर 68, ए काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, जब तक दो लिंक के बीच मोशन का ट्रांसमिशन नहीं हो उसको काइनेमेटिक लिंक नहीं बोल सकते। अगर ये दो लिंक आपस में ज्वाइंट है, अगर इसमें मोशन दे रहे हैं तो इसमें भी रिलेटिव मोशन अगर आ रहा है तभी बोलेंगे ये दोनों लिंक क्या है, काइनेमेटिक लिंक है। काइनेमेटिक चेन क्या होता है, जब एक क्लोज कर ले, चेन क्या होता है, जब फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसको चेन बोलते हैं। एक कंप्लीट, जब फर्स्ट लिंक फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से कनेक्ट है, थर्ड फिर फोर्थ फर्स्ट से कनेक्ट है, तो बोलेंगे ये चैन है। ठीक है, अब इस चैन में अगर मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा तो बोलेंगे काइनेमेटिक चैन है, और दो लिंक के बीच अगर मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा तो बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर है। अंदर समझिए, तो मिनिमम 4 लिंक रहेगा तभी एक काइनेमेटिक चैन बना सकता है, तीन से कभी नहीं बन सकता। उसके लिए इक्वेशन था L = 2p-4, इक्वेशन है L = 2p-4। अगर 3 लिंक है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि इससे मोशन का, इस चैन के द्वारा मोशन ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक और इक्वेशन है J = जनरल क्लास है, यहीं पर ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन पे L = 2p-4। अगर ये 3 लिंक पे कंसीडर करें 1 2 3, तो नंबर ऑफ लिंक तो 3 हो गया, पेयर जहां 2 लिंक मिलेगा वहां एक पेयर बनेगा, तो पेयर कितना हो गया, एक पेयर यहाँ, दूसरा पेयर यहाँ, तीसरा पेयर यहाँ, पेयर भी 3 है। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू तो 3 हो गया, और RHS 2 × 3 - 4 = 2। तो क्या दिख रहा है कि LHS ग्रेटर देन है, LHS ग्रेटर देन है, तो जब तक इक्वल नहीं होगा इससे मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होगा। अच्छा, LHS ज्यादा है तो क्या बनाएगा ये, तो बोलेंगे लॉक्ड चैन बनाएंगे, लॉक्ड चैन। LHS कैसे याद रखेंगे, अगर LHS बड़ा है RHS से, अगर LHS = है RHS, तब तो क्या बनाएगा, काइनेमेटिक चैन RHS। एक कंडीशन तो बनाएगा काइनेमेटिक चैन बनाएगा, लेकिन जब LHS ज्यादा हो जाएगा तो L4 क्या हो जाएगा, लॉक्ड, तो लॉक्ड चैन बना देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 4 लिंक चाहिए। अगर हम 4 लिंक का अरेंजमेंट करें, चैन बन गया, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
दिख रहा है ना यहाँ पे कि फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट है तो चेन बना, 4 है। अगर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करें तो LHS 4 इक्वल टू 2 P कितना 4, तो 2 इंटू 4 -4, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4। तो LHS क्या है, बराबर LHS का, तो बोल सकते हैं क्या है, ये चेन फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें खाली पूछा है काइनेमेटिक पेयर, तो काइनेमेटिक पेयर क्या है, दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन है, तो टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चेन और पेयर में पहले डिफरेंस समझिएगा। काइनेमेटिक कब बोलेंगे, जब पावर ट्रांसमिशन होता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन फॉर बेल्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन तो प्रीवियस लेक्चर में भी आया था, बट थोड़ा यहाँ डिटेल देख लेते हैं डिटेल कि कब मैक्सिमम होगा, क्या कंडीशन होगा उसका। तो पिछले लेक्चर में बताए थे पावर का इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। T1 T2 क्या है, तो अगर मान ले कोई भी बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव ही ले लेते हैं, अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, अच्छा कट गया, समझ लीजिए, उतना अच्छा से फिगर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओपन बेल्ट ड्राइव है, तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ड्राइवर है, फिर ड्रिवन है या फॉलोअर है, तो रोटेट कर रहा था, ये हो जाएगा टाइट साइड। तो टाइट साइड टेंशन को T1 बोल देते हैं और स्लैक साइड टेंशन को T2 बोल देते हैं। तो T1 T2 है, तो यहां पे T1 है, तो T1 क्या है, टाइट साइड टेंशन, और स्लैक साइड टेंशन। अब यहाँ पावर का फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, पावर सॉल्व करेंगे तो आएगा वर्क बाय टाइम, से जब निकालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा पावर का। और टाइट साइड और स्लैक साइड में एक रिलेशन है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। अब इक्वेशन कहां से है उस पर नहीं जाएंगे, हमको यहाँ कंडीशन प्रूफ करना, मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होगा इक्वेशन। तो यहां से अब अगर हम निकाले T2 का वैल्यू, तो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन e टू द पावर म्यू थीटा। अब इस वैल्यू को इस पावर वाला फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला मिला यहां से T1 माइनस T1 अपॉन इंटू V।